गुड इवनिंग एवरीवन। आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो चीज़ें आसान लगने लगें जो लगभग स्टूडेंट्स को जब वो एक दौर में होते हैं तैयारी के तो बहुत मुश्किल लगती हैं। और लगता है कि ये सबसे टफेस्ट पार्ट है शायद पॉलिटिकल साइंस का, जो कि चुटकियों में याद होने की चीज़ है बशर्ते समझ में आ जाए। तो चलिए उस भाग पे पहुंचेंगे, उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे। पर उससे पहले मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर बोलने का मुझे मौका मिला और बहुत बढ़िया मंच है, बहुत बड़ा मंच है। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें एक डिस्कशन के दौर में वहाँ उभर कर आई और आज पूरा दिन उन लोगों ने एक प्रोग्राम जो है चलाया हुआ था जिसमें सीएम थे, डिप्टी सीएम थे और अपने विपक्ष के नेता थे, जो प्रतिपक्ष नेता हैं अपने हुड्डा जी, और जितने मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं, जो खेल के, सब लोग ऑलमोस्ट सारे मिनिस्टर्स थे बड़े, और उसमें अपने सीएम साहब भी थे। तो उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है और मैं तो अपने उसमें ये मानती हूँ कि बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रहा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में दो मेन लोगों को इनवाइट किया था, जिनमें से एक हम आईसीएस को प्रेजेंट करने के लिए मैं गई थी। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है और बहुत बच्चों ने बहुत सराहना की। मैं देख रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो उसमें इन्वॉल्व थे और लाइव में बहुत लोग जुड़ गए थे। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि बाकी सबको मैंने देखा तो लाइव में कम थे लोग। और जब मैं शिक्षा के ऊपर जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो 2500 के आसपास हमारे स्टूडेंट्स उस टाइम पे वहाँ लाइव हो गए थे। तो ये बहुत एक सहयोग आप लोगों ने जो दिखाया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम था इसमें हर चीज़, जैसे कुछ बच्चों ने मैसेज किया पर्सनल की मैम आपको मौका उतना नहीं मिला, जैसे आपको 1 घंटा बोलना चाहिए था। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ये जो नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इनका कोई प्रोटोकॉल होता है, इनकी एक लिमिटेशन होती है कि भाई इतने टाइम के अंदर ये प्रोग्राम हमें सारा जो है वो ख़त्म करना है। तो उस हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे उनका मैंने कोशिश की आपको प्रेजेंट कर पाऊँ, आपकी बात को उन तक रख पाऊँ और शिक्षा में क्या कुछ तब्दीली हो सकती है वो एक छोटे स्तर पे कम शब्दों में मैंने कोशिश की कि मैं उन तक पहुँचा पाऊँ। खासकर ये क्वेश्चन जो था कि इस लॉकडाउन में कैसे देख रहे हैं शिक्षा को, और ऑनलाइन टीचिंग में या मोबाइल टीचिंग में और असली टीचिंग में क्या अंतर है, क्या कुछ फील किया। तो मैंने ये बात रखी भी थी कि जैसे जैसे चीज़ें सुधरती जाएं तो 9th क्लास से ऊपर के जितने स्टूडेंट्स हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज गोयर्स हैं या किसी सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए कि उनका ये साल बैठे बैठे बर्बाद ना हो। तो ये सब लोग, मुझे लगता है सब स्टूडेंट्स चाहते भी होंगे, क्योंकि 8वीं तक के बच्चे थोड़े से छोटे होते हैं और हो सकता है वो कोताही बरतें अपने व्यवहार में अगर वो स्कूल जाते हैं कोरोना के इस काल में, या जब भी स्कूल खुलेंगे तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल तो भी है ही, क्योंकि इंडिया में अभी वैक्सीनेशन की वो स्पीड नहीं है जो कि होनी चाहिए। खैर, अब वो एक लंबा चौड़ा मुद्दा होगा, हम उसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। तो इसीलिए बस ये बातचीत बताने के लिए उस चैनल पे इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे आप देख सकते हैं लर्निंग कह लीजिए या मोबाइल लर्निंग कह लीजिए, इसकी चुनौतियां थी और इसके फ़ायदे, इसके ऊपर एक अच्छा डिस्कशन था। उसको देखने से आप लोगों का भी एक नज़रिया डेवलप होगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी चैनल पे इस तरह के अगर डिबेट्स में बोलने का मौका मिलता है तो कोशिश करेंगे हम कि यूथ की बातों को सरकार के कानों तक पहुँचा पाएँ, क्योंकि सरकार को ये पता चलना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स किस पक्ष में हैं, वो क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि पढ़ाई ऐसे ही बंद रहे, या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज जैसे ही कंडीशंस थोड़ी सी ठीक होती हैं, जब मार्केट्स खुलेंगे, जब सारी दुकानें खुल सकती हैं, तो फिर स्कूल कॉलेज बंद रखने की शायद ज़रूरत नहीं रहेगी। कंडीशंस जैसे ही नॉर्मल होंगी तो सारे इंस्टीट्यूट्स खुल जाएं। बड़े लेवल पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 9वीं से बड़ा बच्चा तो सेंसिबल, समझदार हो जाता है, सिंसियर हो जाता है, वो अपना ख्याल खुद भी रख सकता है। थोड़ा सा टीचर्स ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा बच्चे अपने आप, तो कम से कम ये साल बर्बाद होने से बच जाएगा। चलिए, ये बातचीत हुई आपके साथ। अब हम लोग बातचीत करते हैं संविधान के भाग और अनुच्छेद। आप देख पाए होंगे ये सबसे टफ टॉपिक माना जाता है और मैंने ये टॉपिक जो है, अभी स्टूडेंट्स अपने जुड़े होंगे, सबको पता है, अभी 5-6 दिन से लगातार ये टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ लगातार, और अभी भी हमने इस टॉपिक में कई
चीज़ें पूरी नहीं की हैं, क्योंकि बहुत लंबा, बहुत लेंदी टॉपिक है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो कोई नहीं, अब सोशल मीडिया पे उतना लंबा 10-10 घंटे पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक तरीका अगर पता चल जाए तो फिर बच्चा अपने आप भी पढ़ सकता है। उसको बस एक ये होता है ना, प्लेटफॉर्म सा मिल जाए कि अच्छा इस तरीके से तैयार करना है, फिर उसे भी आसान दिखेगा। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मानक भाषाओं का टॉपिक कराया था, और मानक भाषाओं में हमने देखा था कैसे 22 भाषाएं आज हमारी मानक भाषाएं कहलाती हैं, और वो एकदम से 22 नहीं बनी हैं, धीरे धीरे उन पे काम किया गया। पहले 14 मूल संविधान में भाषाएं थी, मैंने आपको ट्रिक बताया था याद करने का कि ABGH, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, उसके बाद डबल K है, एक कन्नड़ और एक कश्मीरी, उसके बाद डबल M है, मराठी और मलयालम, उसके बाद O से ओडिया, P से पंजाबी, S से संस्कृत, U से उर्दू और 2 T से तमिल और तेलुगु। ये 14 मैंने बोल दिए हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने पिछली क्लास ली थी तो। और उसके बाद हमने देखा था नोट पे कितनी कितनी भाषाएं हैं, उम्मीद करती हूँ वो आपने देख भी लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि यहाँ ना सोशल प्लेटफॉर्म पे जो इस तरह से खुले प्लेटफॉर्म होते हैं, इसमें आपकी जिम्मेदारी खुद ज़्यादा बनती है, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होती जितनी आपकी खुद की पर्सनल जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद और भाग, जो बहुत बड़ी बला दिखती है सभी स्टूडेंट्स को, मुझे भी लगती थी जब मैंने खुद तैयारी की ना कॉम्पिटिटिव पेपर्स की, तो लगता था यार ये इतना फालतू का टॉपिक है, कैसे रटना पड़ेगा, कैसे याद होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे पढ़ा तो इंटरेस्ट आया तो समझ बन गई, अपने आप समझ बनी तो फिर वो समझ के आसान दिखने लगा। कोई भी चीज़ तभी तक टफ होती है जब तक आपकी समझ में नहीं आती, जिस दिन समझ में आ गई सब चीज़ें आसान हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग बातचीत करते हैं संविधान के भाग और संविधान के अनुच्छेदों की। ये होते क्या है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। संविधान जो आपकी किताब है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, आप ये जानते हैं, दस्तावेज हैं, ये लिखित दस्तावेज जिसके अकॉर्डिंग आपका देश चलता है। तो ये भाग और अनुच्छेद एक किताब में जैसे यूनिट्स होती हैं, जैसे एक किताब की यूनिट्स में चैप्टर्स होते हैं, इसी तरह से मान लीजिए आपके संविधान की उस बुक में ये भाग हैं, और ये भाग फिर अनुच्छेद में डिवाइडेड हैं आगे। तो ये भाग और अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो पहले एक बेसिक सी बात बता दूं, भाग, अनुच्छेद और एक चीज़ और है आपके संविधान में जिसको आप कहते हैं अनुसूचियां या शेड्यूल्स, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। भाग को आप पार्ट्स कहते हैं, और अनुच्छेद को आप आर्टिकल्स कहते हैं, और अनुसूचियां मतलब शेड्यूल्स। मैंने पिछले लेक्चर में आपको मानक भाषाएं जो कराई थी ना, वो 8वीं अनुसूची में दी हुई थी। 22 की 22 भाषाएं, एकदम से 22 नहीं बनी, पहले 14 थी, फिर 1 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, ठीक है। चलिए, तो आज हम भाग और अनुच्छेद की बात करेंगे। आपके संविधान में टोटल भाग 22 थे और 22 ही हैं। 1950 से 2021 में हम जी रहे हैं, यानी आपके संविधान को, इस देश के संविधान को लागू हुए 71 साल हो गए 26 जनवरी को। तो इन 71 सालों में क्या कुछ भी नहीं बदला, बहुत कुछ बदला, नए नए कानून बने, नई नई चीज़ें ऐड हुई, लेकिन उसमें भाग नहीं बदले। भाग अगर आप पढ़ेंगे तो आज भी अंतिम भाग 22 ही है, 23, 24, 25, 26 ऐसे कोई भाग नहीं है। लेकिन क्योंकि समय की ज़रूरत थी, नई नई चीज़ें ऐड हुई, तो ये भाग गिनती जब की गई नई नई चीज़ों को जोड़ के, तो ये भाग आज 25 हैं, यानी पार्ट्स कायदे से 25 हैं गिनती की दृष्टि से। लेकिन ये जो 22 है ना, ये एज इट इज़ हैं, इनके सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आया, इनके बीच में कोई भाग ऐड कर दिया। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए भाग 4 है, तो 4 के बाद 5 था, 5 के बाद 6, उस 4 और 5 के बीच में एक भाग आ गया जिसको नंबर दे दिया 4A, तो पार्ट 4A, भाग 4A या क कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो ये जो इस तरह से ऐड किए ना, ऐसे करते करते गिनती की दृष्टि से ये 25 बन गए। लेकिन आज भी अगर सीक्वेंस की बात करें तो 22 ही भाग हैं, ठीक है। इसके बाद भाग के बाद अनुच्छेद की बात करें, अनुसूचियां तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया था इसके ऊपर। अनुच्छेद आपके संविधान में स्टार्टिंग में 395 थे, धीरे धीरे समय बीता, नए नए कानून बनते गए और आपके ये अनुच्छेद भी बढ़ते गए। लेकिन आपने ओरिजिनल 395 से 396 नहीं किया, आपने इन 395 में ही, जैसे 19 के आगे कुछ जोड़ना था, जैसे मान लीजिए 21 था, तो 21 से 22 था, आपने 21A डाल दिया। ऐसे ही 51 से 52 था, आपने 51A डाल दिया। तो जो आपने पार्ट्स जितने थे ना 22, उनको भी एज इट इज़ रखा। आर्टिकल्स को भी ओरिजिनल अगर आप 1, 2, 3 में देखेंगे काउंटिंग में तो 395 ही हैं, लेकिन वैसे क्योंकि आर्टिकल्स नए नए बढ़ते गए ABC करके, तो उस हिसाब से आपकी संख्या बढ़ते 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 465 प्लस, अब तो पीछे में पढ़ रही थी और भी बढ़ गए हैं, आप 450 मान लेंगे तब भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, उन्होंने मुझे लिख के दिया 10 जून तक ओपन हो सकते हैं स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा करती है सरकार तो ये आप सबके फेवर में है, और ऐसा होने से सबका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि पढ़ाई घर पे रह के होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किसी भी इंसान के लिए ना आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ें बहुत काम आती हैं: प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रतिस्पर्धा। ये 3 प हैं लाइफ में। जिसकी लाइफ में ये 3 प हैं, प्रेरणा उसको लगातार मिलती रहे, उसको प्रोत्साहन लगातार मिलता रहे, मोटिवेशन, और उसको प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन फील हो कि दुनिया पढ़ रही है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी आगे निकलना है, तो अपने आप वो काम करेगा। फिर उसकी नींद अपने आप कम हो जाएगी, फिर उसको अपने आप लगेगा कि जब सारी दुनिया तैयारी कर रही है तो मैं कैसे सो सकता हूँ या मुझे कैसे नींद आ सकती है, वो अपने आप पढ़ेंगे। तो अच्छी बात है, अगर 10 जून तक कह रहे हैं स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस ओपन होने की उम्मीद है, तो ये आप सबके फेवर की बात है। चलिए, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये साल बच जाए। पिछला पूरा साल ऐसे ही निकल गया, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे तभी तो पेपर होंगे। अगर इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे तो पेपर भी तो होने मुश्किल है ना, क्योंकि पेपर वहाँ होंगे जहाँ भीड़ इकट्ठी हो सकती है। अब भीड़ इकट्ठी होगी तब जब ये सब कुछ खुल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक अच्छी बात ये भी है कि ये दूसरी जो लहर थी भयानक, ये अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है अब। जैसे अब फिर भी उतना ज़्यादा अफरा तफरी नहीं है, प्रॉब्लम तो है अभी लेकिन उतनी नहीं है, और अगले आने वाले 10-15 दिन में हो सकता है ये बिल्कुल अंडर कंट्रोल आ जाए और जो वापस लाइफ है ये पटरी पर लौट आए, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 22 भाग आज भी गिनती में अगर आप देखेंगे तो 25 हो गए, लेकिन नंबर 22 ही हैं, और 395 आर्टिकल, नंबर की बात करूं 395 है, ABCD बढ़ा के 450 से भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेंगे, ये अलग अलग डिजिट्स बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। ये था मूल संविधान 22 और 395। ये गिनती की दृष्टि से आज 25 है और ये 450 से ज़्यादा, लेकिन इनका जिक्र आप करते नहीं हैं। फिर भी एग्जाम में पूछें गणना की दृष्टि से तो वो 25 पूछना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है, क्वेश्चंस को आपको पहले समझना पड़ता है, उसके बाद आप टिक मार्क करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। भाग यहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसके साइड में कौन से अनुच्छेद हैं, और उसके बाद इसका कंटेंट मटेरियल क्या है, इसमें मोटी बात क्या लिखी है। देखिए, एक एक भाग में बहुत सारे आर्टिकल्स भी दिए हैं, एक एक भाग में। तभी तो आप सोचो 22 में 395 फिट करने हैं आपको, तो एक एक भाग में काफ़ी सारे डालने पड़ेंगे ना। 395 कहाँ, 22 कहाँ, तो एक एक आर्टिकल में आपके 70, 80, 100 तक भी आर्टिकल हैं। कारण क्या है, क्योंकि इतने सारों को, लगभग 400 आर्टिकल्स को आपने सेट कर दिया 22 भागों में। तो इन्हीं भागों में हम एक एक भाग के बारे में मेन कंटेंट अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पेपर में तैयार करना बहुत आसान दिखेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। भाग 1, भाग 1 में आपके आर्टिकल हैं 1, 2, 3 और 4, यानी स्टार्टिंग के आपके आर्टिकल्स, स्टार्टिंग का जो भाग है उसी में है। ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है। एक्सरसाइज 1.2 यूनिट 1 में ही दी जाएगी, एक्सरसाइज 3.1 3 में ही दी जाएगी यूनिट में। तो जैसे मैथ्स में यूनिट और चैप्टर्स हमारे थे ना, यूनिट और एक्सरसाइज थी, सेम ऐसे ये सब कुछ है। देखें ज़रा, भाग 1 में अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 है, और इसमें आपके देश की जानकारी है। आपके देश में 2 चीज़ें हैं, या तो यूनियन टेरिटरी है या फिर आपके देश में स्टेट्स हैं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं आज की डेट में आपके देश में 28 राज्य हैं, और कितनी यूटी हैं, 7, 9, 8। ये सबको पता होना चाहिए, ये तीनों ठीक थी, लेकिन समय समय की बात है। आज आप 8 के साथ जाएंगे। आपके देश में ना 31 अक्टूबर 2019 से एक दिन पहले तक, यानी 30 अक्टूबर 2019 तक आप कहा करते थे, पढ़ते थे कि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को 370 आर्टिकल को, जो अस्थायी था, हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और कह दिया कश्मीर विशेष राज्य नहीं है, और कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल जैसे बाकी स्टेट्स हैं ऐसे ही इसके साथ हमारा व्यवहार रहेगा। पहले वो स्पेशल स्टेट के दर्जे पर था, तो उसका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, सारे काम धाम उसी के अकॉर्डिंग होते थे, वहाँ आपका राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगता था, तो उनकी मर्जी से सारा काम होता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इस स्टेट का जो स्पेशल दर्जा था वो ख़त्म कर दिया गया, और इसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर वाला इलाका और एक लेह लद्दाख वाला इलाका। तो 31 अक्टूबर को आपकी जो वो संख्या चल रही थी, कितनी बताई मैंने, 29 और 7, 29 प्लस 7, 7 यूटी, 29 राज्य। इस दिन ये घटकर रह गए 28, क्योंकि कौन सा राज्य की श्रेणी हटा दी, जो स्पेशल स्टेट था, जिसको आप एक स्टेट के रूप में ही जानते थे, मानते थे, लेकिन उसका दर्जा विशेष राज्य का था, और यहाँ 7 से बढ़ के ये 9 हो गए। ऐसा आपने नवंबर दिसंबर में देखा। फिर अगले साल जनवरी जब आया, 26 जनवरी को, तो आपने एक बहुत बड़ा चेंज फिर से देखा। ये चेंज था, राज्य एज इट इज़ रहे,
इन 9 में से 2 को इकट्ठा कर दिया गया। ये 2 क्योंकि बहुत छोटे थे, प्रशासन को कहा कि एक ही जगह से संभाला जा सकता है, तो 2-2 के खर्चे उठाने की जरूरत नहीं है और इनको एक यूटी मानेंगे। ये बहुत छोटे एरियाज हैं, दादर नागर हवेली और दमन और दीव, इन सबको इकट्ठा कर दिया। दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, इनको इकट्ठा करके कहा अब ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो आप लगाइए, पहले 9 थी, उनमें से एक दूसरे के साथ जोड़ दी तो कितनी रह गई? 8। इसलिए अब कहा जाता है कि प्रेजेंट का आंकड़ा है 28 और 8, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 7 का आंकड़ा भी ठीक था कुछ दिन तक, बहुत लंबे टाइम तक, फिर 9 का आंकड़ा भी 2 महीने ठीक रहा, लेकिन अब तीसरा आंकड़ा जो प्रेजेंट का है 28 और 8 का आंकड़ा, ठीक है। तो ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये बहुतों को लास्ट तक कन्फ्यूजन रहता है। ये बहुतों को नहीं पता होता 28 आएगा कि 8 आएगा कि 9 आएगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ छोटी सी बात है लेकिन क्लियर कर दिया। चलिए, देश की जानकारी, यूटी स्टेट्स के बारे में सारी बातें आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 में आपके देश का नाम, आपका देश क्या है, आपका देश जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, सब कुछ लिखा है। कैसे नए राज्य बनेंगे, आपके देश में से बनेंगे तो क्या प्रावधान होगा, बाहर की किसी एरिया को अगर आप अपने अंडर लेंगे तो क्या प्रावधान होगा, कैसे कैसे राज्य बनने का प्रोसेस, सब कुछ लिखा है स्टार्टिंग के आर्टिकल्स में। वैसे भी कोई किताब खोलते हैं किसी देश की तो पहली चीज़ हमेशा देश की जानकारी ही देगी। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका भाग नंबर 2। इसके आर्टिकल्स बढ़ जाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये सारे आर्टिकल्स भाग नंबर 2 में हैं। इसमें ऐसा क्या लिखा है? इसमें लिखा है भारत की नागरिकता के बारे में, कौन भारत के नागरिक होंगे। जब आपके देश में ये सब चीज़ें चल रही थी, संविधान लिखने का काम, तो आप ये भी याद रखिए कि आपके देश के बंटवारे का भी तो काम हो रहा था। 1946 के जुलाई में आपके देश की संविधान सभा का गठन हुआ था और ये वो दौर था जब सबसे ज़्यादा चरम पर था भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का टाइम। और उस टाइम में ये बहुत ज़्यादा था कि दंगे होंगे, कैसे अलग होंगे, क्या कुछ रहेगा, कौन से गांव, कौन सा इलाका वहाँ जाएगा, कौन सा यहाँ। तो आप इमेजिन कीजिए उस दौर में जब 1946 में आपकी संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई में, दिसंबर से इनकी बैठक बैठी, फिर बाद में जाके उद्देश्य प्रस्ताव पारित, मतलब सारे काम हुए स्टार्टिंग वाले। उस दौर में नागरिकता एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं। तो पाकिस्तान से जो लोग भारत आने वाले हैं या जो लोग भारत से पाकिस्तान जाने वाले हैं, आप सबने पढ़ा होगा ना, खुशवंत सिंह की एक बहुत फेमस नॉवल है अ ट्रेन टू पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ कुछ लोगों ने तो पढ़ी होगी ज़रूर, अच्छी नॉवल है वो। उस नॉवल में ये सारी गाथा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किया है। खुशवंत सिंह बहुत बड़े राइटर, पीछे एक्सपायर हुए थे 99 की एज के आसपास, अंग्रेज़ी में बहुत बेहतरीन लिखते थे, बहुत ही बेहतरीन। तो उन्होंने उस टाइम की घटनाओं को पढ़ के ऐसा लगता है ज्वलंत की जैसे आंखों के सामने से जा रही हैं। आप लोगों ने गदर मूवी भी देखी होगी, बहुत स्टार्टिंग के उसके जो सीन्स हैं वो बहुत हल्का सा एक आइडिया देते हैं कि इस तरह का सच में माहौल देखा था उस समय के लोगों ने। तो नागरिकता एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था और उसी क्वेश्चन का आंसर दिया गया था 5 से लेके 11 आर्टिकल्स में। तो इसमें नागरिकता का प्रावधान कैसे होगा, पाकिस्तान से आने वाले भारतीयों के लिए क्या होगा, या भारत से बाहर जो जा रहे हैं पाकिस्तान उनका क्या होगा, या इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर बाहर लोग बसे हुए हैं तो नागरिकता का क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया आपके संविधान के भाग 2 में, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। तो पहले देश की जानकारी और फिर नागरिकता के ऊपर बात, ठीक है। चलिए, दूसरा भाग हुआ कंप्लीट। तीसरे भाग में क्या है? तीसरे भाग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 12 से लेके और 35 तक है। 12 से लेके 35 आर्टिकल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना आर्टिकल्स। पहले 1, 2, 3, 4 थे, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अब देखो 12 से 35 तक, तो 23 आर्टिकल्स आ गए इसमें। इसमें ऐसा क्या लिखा है? इसमें लिखे हैं आपको मुझे सिर्फ यहाँ पैदा होने के कारण जो अधिकार मिल गए, इस देश में हम पैदा हो गए और ये हमारे अधिकार बन गए, जिसको आप कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, या हिंदी में जिसको आप कहते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल है, यानी मिलने ही मिलने चाहिए, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ पैदा हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन का क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप किस क्रीड को बिलोंग करते हैं, आप कहाँ जन्मे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ यहाँ पैदा होने भर से हर भारतीय को ये मौलिक अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे। बाहर से आने वालों को सारे मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे, उसमें बाउंडेशंस हैं। जो यहाँ के लोग हैं उनको पैदा होते ही मौलिक अधिकारों का हकदार मान लिया गया। ये मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाए गए हैं
और भाग आप देख रहे हैं तीसरा है। ये मौलिक अधिकार आपने अमेरिका से देखे हैं। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो वर्ल्ड का पहला लिखित संविधान था, वहाँ से आपने अपने अधिकारों को उठाया है। इस टॉपिक को आपने वहाँ से उनको कंसीडर किया पहले कि किस तरह का काम उन्होंने किया, और फिर उसके अनुसार अपनी ज़रूरत देखी और मौलिक अधिकारों के टॉपिक को हमने स्टार्टिंग में ही डाल दिया। कौन से भाग में? भाग नंबर 3 में। 12 से लेके 35 तक इसके आर्टिकल्स हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 अधिकार समझाए गए हैं। स्टार्टिंग में इसमें 7 अधिकार दिए गए थे जब ये मूल रूप से संविधान था, लेकिन 1978 में 44th नंबर का अमेंडमेंट हुआ और आपके यहाँ पे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे। उस टाइम पे उस अमेंडमेंट में एक अधिकार था आपका, पहले इंडियंस का, हमारे पेरेंट्स के टाइम में, क्योंकि उस टाइम तक तो आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो 1978 में 44th अमेंडमेंट में क्या किया गया, संपत्ति का अधिकार, जो पहले बेसिक फंडामेंटल राइट था, यानी सिर्फ पैदा होने से आप संपत्ति के मालिक बन जाते थे, इस अधिकार को जो आर्टिकल नंबर 31 में दिया गया था, वहां से उठा के और कह दिया अब के बाद सिर्फ पैदा होने से ही आप किसी की संपत्ति के मालिक या वारिस नहीं बन जाते, और ये कानूनी अधिकार है। और इसको आर्टिकल नंबर 31 से उठा के वहां से हटा दिया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया और बिल्कुल पीछे पटक दिया। किस में? पहले भाग 3 में था, आज की डेट में ये भाग 12 में है। भाग 12 में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल नंबर 300A। पहले 300 तक थे, उसके बाद 301 था, लेकिन 300A एक नया आर्टिकल आया जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी भाग नंबर 3 से उठा के भाग 12 में ले गए और एक नया आर्टिकल क्रिएट किया गया, आर्टिकल नंबर 300A। तो आप ये मान लीजिए कि आज की डेट में आपके मौलिक अधिकार घट गए हैं और 7 से घट के इनकी संख्या 6 पर आ गई है। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7। आज कितने हैं? 6। कौन सा अधिकार हटाया मौलिक से? तो संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक था, आज वो कैसा बन गया है? आज वो कानूनी अधिकार बन गया। कहाँ पर था पहले? आर्टिकल 31 में। 19 के भी क्लॉज में था, लेकिन 31 आप ज़्यादा याद रखेंगे। उसके बाद आज वो कहाँ है? आर्टिकल नंबर 300A, जो कि नया क्रिएट किया है। किस पार्ट में है 300A? 12 में। और पहले 31 किस में था? भाग 3 में। क्योंकि कितने से कितने हैं भाग 3 में? 12 से लेके 35 तक। तो देखो 3 पढ़े हमने। पहला क्या पढ़ा? 1 से 4, दूसरा 5 से 11, तीसरा 12 से लेके 35। पहले में देश की जानकारी, राज्यों की जानकारी, यूटीज़ की जानकारी, 1 2 3 4 पूरा भारत के बारे में है। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? नागरिकता। 5 6 7 8 9 10 11, भाई पाकिस्तान से आने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, विश्व के अन्य भागों में निवास करने वाले, इंडिया आने वाले, सब तरह की नागरिकता 5 से 11 में बता दी। उसके बाद 12 से 35 में आपने मौलिक अधिकारों के बारे में जाना, जो देखने में तो संख्या महज 6 है, लेकिन उनको 23 आर्टिकल्स में डिफाइन किया गया। इससे ये आइडिया लगाओ कि कितना इलेबोरेट किया गया है एक अधिकार को भी। जैसे मैंने कह दिया स्वतंत्रता का अधिकार, तो एक स्वतंत्रता का मतलब क्या? बोलने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, मनचाहे काम करने की स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? तो आपके संविधान में उनको भी एक्सप्लेन किया कि आज़ादी का कोई गलत मतलब ना निकाले, आज़ादी के मायने क्या हैं। ऐसे ही कह दिया समानता, तो कैसी समानता? कानून के सामने समानता हो, कैसी समानता? समाज में समानता हो, नौकरियों में समानता हो, किस तरह की समानता की बात कर रहे हैं? तो वो सब भी एक एक करके एक्सप्लेन किया गया। इसलिए आर्टिकल्स का नंबर ज़्यादा है और टोटल देखने में मौलिक अधिकार कम है। अधिकार अगर एक एक ही लिखा होता और उसको एक्सप्लेन ना किया होता तो 6 आर्टिकल होते, लेकिन यहाँ तो आप आर्टिकल देख रहे हैं 23, 12 से लेके 35 तक, जबकि अधिकारों की संख्या मैं कह रही हूँ महज 6 है, तो उनको एक्सप्लेन किया गया, एलैबोरेट किया गया। चलिए भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4 36 से लेके 51 तक है, ये भी काफ़ी सारे हैं और इन सब में ढेरों अच्छी बातें लिखी हैं जो कि माननी चाहिए राज्य सरकारों को जब वो नीतियों का निर्माण करती हैं। डीपीएसपी का नाम सुना होगा पढ़ने वाले बच्चों ने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जब राज्य सरकार नियम, कायदे, कानून, नीतियाँ बनाती है तो जो ये बातें लिखी हैं ना, इनको थोड़ा सा कंसीडर कर ले, क्योंकि इसमें सारी अच्छी बातें लिखी हैं जो राज्य सरकार को करनी चाहिए। पर मर्जी राज्य सरकार की सर्वोपरि है, वो इन बातों को ध्यान से पढ़े, लिखे, समझे और इन पे काम करे या इनको अवॉइड कर दे। आप और मैं किसी भी राज्य सरकार पर उंगली नहीं उठा सकते ये कह के कि इन्होंने डीपीएसपी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। इसमें सारी एक तरह से डायरेक्शंस दी गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ये कोई ऑर्डर नहीं है कि सरकार ऐसा करे, ये सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। सरकार को मानना चाहिए और उनको इसमें लिखी बातों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये मूल रूप से अगर आप देखेंगे ना तो इसमें वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं गांधी के विचार थे या नेहरू से जुड़ी बातें थी या जैसा अंबेडकर चाहते थे। मतलब उस टाइम के लोग जो लीडर्स चाहते थे
वैसी सी बातें हैं, वैसे से भारत के निर्माण की कल्पना की गई और इन आर्टिकल्स में बहुत खूबसूरत तरीके से कहीं राज्य की अच्छाइयों में पंचायत की बात की गई, कहीं लिखा गया वन्य जीवों की रक्षा करें, कहीं लिखा गया कि देश की इज्जत करें, राष्ट्रगान, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह की लिखी गई। वो कर्तव्यों में और इनमें कुछ हद तक समानता है, जब कभी आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगी। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो डीपीएसपी का पार्ट है, लेकिन राज्य सारी चीज़ों को माने ना माने ये उनकी मर्जी है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो उसको देखने चाहिए जब वो नीतियां बनाए। वो अलग है कि वो देखे ना देखे। इसके बाद आता है भाग नंबर 5। ये 52 से स्टार्ट होता है, बहुत बहुत कीमती है। 52 से स्टार्ट होता है और 151 तक है। 100 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इसमें, 100 आर्टिकल्स 52 से स्टार्ट होके 151 तक है ये। तो आप ये देखिए कितने सारे आर्टिकल्स। अगर इतने आर्टिकल्स हैं, टोटल 395 में से अगर एक पार्ट में 22 में डिवाइड करना है ना, और मैंने भी बताया किसी में 4, किसी में 10, किसी में 23, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 52 से लेके 151 100 आर्टिकल हैं। इसका मतलब कुछ तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि 395 जहाँ सब में है, इस अकेले के पास 100 हैं। ऐसा इसमें क्या लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कुछ होते हैं ना, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो भाग 5 है ना, इस 5 के 5 अध्याय हैं। इसमें 5 अलग अलग चीज़ों को डिवाइड किया गया। बहुत ध्यान से समझना सभी लोग। 52 से 151 अपने आप पढ़ते हैं ना तो ये चीज़ें याद नहीं रह पाती, इसलिए उसको सुन लो, फिर अपने आप पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत आसान दिखेगा। अब ध्यान से समझना, ये पांचवा भाग है। इसके अध्याय देखिए, फर्स्ट चैप्टर में 52 से लेके 78 तक आर्टिकल है, 52 से 78 तक। दूसरे में 79 से 122 तक आर्टिकल है, 79, 80, 81 सब कुछ 122 तक। तीसरे में 123वां अनुच्छेद और चौथे में 124वां और 147 तक है। और पांचवे में 148 से लेके और जितने पे ये अटकेगा जाके 151 ये है। ये अलग अलग क्यों किए? क्योंकि इनका मेन जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अलग अलग कर दिया कि भी इसमें इस तरह की बातें, इसमें इस तरह की, इसमें इस तरह की। मैं ये बता देती हूँ ताकि आपको याद करना आसान दिखे, क्योंकि ऐसे डिजिट्स याद करना थोड़ा बेवकूफ़ी दिखती है कि क्यों याद करें। अब इसका कारण पता हो। जो सबसे पहला आप इसका अध्याय देख रहे हैं, चैप्टर देख रहे हैं, इसमें 52 से 78 के बीच में आपके राष्ट्रपति का जिक्र है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जिक्र है, और इसमें आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जिक्र है, जिसका मुखिया होता है प्राइम मिनिस्टर। तो यानी आपके देश की 3 बड़ी हस्ती, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन तीनों का जिक्र आ गया। तो ये यही तो देश चला रहे हैं ना, देश के सबसे नामी गिरामी, जिनकी पोस्ट की इज्जत है। कौन बैठा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पोस्ट की इज्जत करनी होती है, क्योंकि देश में सबसे बड़े लोग ही ये हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये 3 बड़े बड़े लोगों, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जिक्र है, उसी का हेड पीएम होता है। इन तीनों से जुड़े आर्टिकल हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है ये। 52 आर्टिकल, 11 कूद जाओ 63, फिर 11 की जंप लगाओ 74, तीनों ऐसे ही पढ़ लेना। 52, 63, 74, तो यहाँ से स्टार्टिंग है। जैसे 52 से स्टार्टिंग है राष्ट्रपति की, फिर राष्ट्रपति की योग्यताएं और सारी चीज़ें, इसमें शपथ और महाभियोग सब आ जाएगा। फिर 63 पे जाके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जिक्र होगा, उसी में फिर सभापति की बात करेंगे, सारी बातें करेंगे। उसके बाद 74 में स्टार्ट करेंगे मंत्री परिषद, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो अगर आपके पेपर में ये चीज़ें आए तो फिर उस टाइम पर आप ना जितना चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो 52, 63, 74 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम और राष्ट्रपति के रिश्ते स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिलके पूरे देश को संभाल रहे हैं। एक कहने का मुखिया है राष्ट्रपति, जिसके सिग्नेचर के बिना कानून नहीं बनता, और एक देश को सच में अपने हिसाब से चलाने वाला आदमी है, वास्तविक पावर जिसके हाथ में है, जिसको आप पीएम के पद पर जानते हैं। तो ये तीनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जैसे बड़े बड़े लोगों से जुड़े आर्टिकल्स कई बार देखने में आ जाते हैं, इसलिए आपको याद करने हैं। तो 78 पे जाके ना पीएम और राष्ट्रपति के रिश्ते आपस में ये बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए गए हैं आर्टिकल नंबर 78 में, जो एंड हो रहा है। मतलब पहले अध्याय में, 5वें भाग के पहले अध्याय में 52 से लेकर 78 तक है। 52, 63, 74, 11 के जंप पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया यानी पीएम, और फिर इन दोनों के रिश्ते आर्टिकल नंबर 78 में। यहाँ जाके इनकी कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इसका अध्याय शुरू होता है। इस सेकेंड अध्याय में क्या है? इस सेकेंड अध्याय में बहुत अच्छे ढंग से 79 से एक्सप्लेन किया गया आपके देश की संसद क्या है।
संसद के मायने क्या है संसद, किसको संसद कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी लोकसभा और राज्यसभा को एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 80 में, इसको 81 में। फिर इनका काम क्या है, कानून बनाना। कानून कैसे बनते हैं, तो पहले विधेयक लाए जाते हैं, बिल पेश किए जाते हैं। कितनी तरह के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, एक वित्त विधेयक भी होता है। अगर इनके आपस में कहा सुनी हो जाए, एक बिल पास कर दे दूसरा ना करे, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान। धन विधेयक पे किसके स्टैंप और किसके सिग्नेचर चलते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। यानी कानून कैसे बनता है, बेसिकली उसकी शुरुआत कहाँ से और एंड कहाँ तक है, वो सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं आर्टिकल नंबर 79 से लेके आर्टिकल नंबर 122 तक, ये एंड है इसका, ठीक है। थर्ड 123, अगर कभी देश में बैठक ना हो रही हो संसद की, लोकसभा राज्यसभा की बैठक ना हो, सत्र ना चल रहा हो बेसिकली, तो उस कंडीशन में कानून कैसे बनेगा। उस कंडीशन में आपके और मेरे लिए जो कानून है, लेकिन उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस, यानी वो राष्ट्रपति की मर्जी से बनेगा, बनवाने वाले पीएम ही होते हैं, कहने की बात है बस ये। फिर भी आर्टिकल 123 अध्यादेश का जिक्र करता है, यानी आपके देश का राष्ट्रपति जब कानून बना दे, मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना तो जनरली नहीं बनता है। अध्यादेश एक तरह का कानून ही है जनता के लिए, लेकिन इसमें पावर का यूज़ किया है राष्ट्रपति ने। आर्टिकल 123 यहाँ पावर का यूज़ किया था संसद ने बनाने के लिए कानून, यहाँ कानून बना दिया है राष्ट्रपति ने। एक ही आर्टिकल है 123। 124 से 147 आपके देश के सबसे बड़े कोर्ट को डिफाइन करता है, इसके प्रोसेस को, इसकी प्रक्रिया को, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। आप सभी जानते हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं है। पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था, प्रीवी, ये आपने सुने होंगे प्रीवी काउंसिल वगैरह पुराने अंग्रेजों के टाइम में। आज आपके देश में सबसे बड़ा कोर्ट कहीं बाहर स्थित नहीं है, और आपके देश के इस कोर्ट की कहीं सुनवाई भी नहीं होती। जो इसने कह दिया फुल एंड फाइनल डिसीजन है, और सबको वो मानना है। तो यहाँ बैठने वालों को न्यायमूर्ति कहा जाता है, यानी ये न्याय की मूर्ति हैं, और जो करेंगे वो सही करेंगे। कभी देखा होगा ना आप लोगों ने भी, इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया आर्टिकल 124 से 147 के बीच में। 148 से 151 कुछ ही आर्टिकल्स हैं, लेकिन काम के हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इसको कह सकते हैं आपके और मेरे पैसे का संरक्षक है ये आदमी। ये एक पोस्ट है जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कैग है, कंट्रोलर, मैं कंट्रोलर नहीं बोल रही हूँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हिंदी वालों के लिए। ये वो पोस्ट है जिस पे बैठे आदमी के हाथ में सारे कागज़, सारी चीज़ें कैसे सरकार ने यूज़ की, कहाँ खर्चा कितना किया, उसको सब पता है। वही इनकी ऑडिटिंग करता है, वही इनकी रिपोर्ट बनाता है। सरकार के गलत खर्चों के ऊपर भी उसकी नज़र होती है, और सरकार की सारी जितनी है ना इनकम, भाई कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च कर दिया, सारी चीज़ों की रिपोर्ट, ऑडिटिंग का काम करता है ये आदमी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैसा सरकार का पर्सनल पैसा नहीं है। सरकार का पैसा वो पैसा है जो मैंने और आपने टैक्स के फॉर्म में सरकार को दिया। भारत में अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं ना, कोई भी सामान, तो आप ये मान के चलिए कि आप टैक्स पेयर हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जीएसटी तो हर चीज़ पे देते हैं ना। तो जीएसटी दिया तो सर्विस और गुड्स का जो टैक्स है वो सरकार के हाथ में ही तो गया। तो सरकार उस पैसे को जो जनता ने उनको पहुंचाया है, क्योंकि उनको टैक्स देना है, ये गलत नहीं है। टैक्स देना गलत नहीं है, टैक्स देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम है टैक्स का पैसा सही यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये आदमी आपके वित्त का संरक्षक है, जिसको आप कहते हैं कैग। इसके बारे में आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है। तो ये 5 अध्याय हैं 5वें भाग में। उम्मीद करती हूँ 5 अध्याय तुम्हें सुन के थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। ये पहली बार पढ़ने वालों को बहुत टफ लगता है, और स्टार्टिंग में तो लगता है पता नहीं क्या फालतू की बात है, लेकिन बाद में ये आसान दिखेगा। इसको किताब से ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ ना, ये मेरे बिहाफ पर है, आप नहीं मेहनत कर रहे हैं। जब आप किताब उठाएंगे तो आप अपने हिस्से की मेहनत करेंगे, और जो अपने हिस्से की मेहनत करता है वही चमकता है। ये रूल है, हर किसी को अपने हिस्से की स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेरे स्ट्रगल के दौर में मैंने मेहनत की थी, आपके स्ट्रगल का दौर है, आप मेहनत कीजिए। जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना कामयाबी के पास जाएगा, और जो जितना ज़्यादा घिसेगा वो उतना ज़्यादा चमकेगा। ये नियम है, तो इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। चलिए, आज हम लोगों ने 5 भाग देखे, आर्टिकल नंबर 1 से लेके और 151 तक मेजर बातचीत की। अभी मैंने आर्टिकल्स नहीं पढ़ाए, लेकिन एक मेजर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की है कि आपको वो पढ़ना आसान दिखे। सबसे पहले देश की जानकारी है, फिर नागरिकता है, फिर मौलिक अधिकार हैं, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके बाद देश की जानकारी है। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 पहले भाग में है, 5 से 11 दूसरे में, 12 से 35 तीसरे में, 36 से 51 चौथे में, और 52 से 151
पांचवें भाग में है। उस पांचवें के 5 हिस्से हैं। पहले में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दूसरे में कैसे संसद और ये सब है, तीसरे में अध्यादेश, चौथे में सुप्रीम कोर्ट और पांचवें में कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उम्मीद करती हूँ ये सबको समझ में आ गया होगा। अपनी तैयारी को पूरा रखना होता है। पेपर ज़रूर होंगे, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर नहीं होंगे तो वो गलत फहमी में है। 10 जून 15 जून के आसपास उम्मीद है 99% इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, और जिस दिन इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे सरकार पेपर अपने हिसाब से लेना स्टार्ट कर देगी। तो उस टाइम पे जो दौड़ेंगे वो पीछे ही रहेंगे। अब अपनी तैयारी को पकड़ के रखना, इनफैक्ट अब हो सके तो अपनी धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ानी चाहिए। सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बस आपको ये समझ होनी चाहिए कि मुझे कहाँ से कितना कैसे पढ़ना है। हर टीचर हर किसी का फेवरेट नहीं हो सकता। इतनी बड़ी आबादी पढ़ने वाली है तो आप ये मान के चलिए कि कुछ लोगों को कोई टीचर अच्छा लगता है, कुछ को कोई। ये आपको जज करना है कि आपको किस टीचर के पास पढ़ना है। सब टीचर्स अच्छे होते हैं। टीचर बेसिकली बहुत मेहनत करता है, हर टीचर, चाहे वो छोटे बच्चों को पढ़ाए चाहे बड़े बच्चों को। ऐसा कह लीजिए, मैं इस प्रोफेशन में, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मेहनत की डिमांड करता है, क्योंकि आपको ना ज्ञान दूसरे के दिमाग में ऐसे फिट करना है कि उसको वो आसान दिखने लगे। तो ये बहुत बड़ा काम है। काम तो सारे ही अच्छे होते हैं, डॉक्टर्स भी बहुत बड़ा काम करते हैं, इंजीनियर्स भी, आर्किटेक्ट्स भी, सब लोग काम अच्छे करते हैं, पर किसी दूसरे की पर्सनैलिटी को एनहांस करना थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा की डिमांड करता है। तो इसीलिए टीचिंग का प्रोफेशन ऐसा है जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन टीचर अच्छा लगे। जो टीचर्स अच्छे लगे उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी क्लासेस को फॉलो करना चाहिए। ये यूट्यूब एक बहुत बड़ा महासागर है, इसमें आप फंस गए ना तो इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। ये अपने लिए, तुम सबके लिए ये है जो भी क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहली ड्यूटी होती है भाई मैं कहाँ पढ़ के खुश हूँ, कहाँ कंटेंट ऐसा है जो कि मुझे पेपर में देखने को मिल सकता है। मैंने कुछ पेपर्स दिए हैं, देख रहा हूँ या देख रही हूँ, हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सबसे पहली ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि वो जो पढ़ा रहे हैं, जो जैसा पढ़ा रहे हैं, क्या वो पेपर में आता है। दूसरी बात ये होती है आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीसरी चीज़ ये होती है कि उस टीचर के पढ़ाए हुए में से हम कितना कवर कर पाएंगे। तो कई चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। चलिए, जिन लोगों को आईसीएस की क्लासेस अच्छी लगती हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग आईसीएस होमवर्क ऐप, ये हमारा एक ऐप है, आईसीएस होमवर्क ऐप, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इस पे हम सारी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। आईसीएस होमवर्क ऐप लास्ट ईयर हम लोगों ने लॉन्च किया था मई में, 1 साल पूरा हो गया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 1 साल से जुड़े हुए हैं, जिनकी तैयारी मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे स्तर पे पहुंच भी गई होगी। आईसीएस होमवर्क ऐप, अब क्योंकि ये टाइम ऐसा था, इस पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया था अपनी फ़ी पर, और वो डिस्काउंट कल तक के लिए है। पीछे जब दिया था 3 दिन के लिए, बहुत बच्चे बोले जी हमारे घर में पैसा नहीं था, ये था वो था, तो फिर इसको हमने आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि लगभग सारे मैसेजेस यही आते हैं कि एक बार फिर से उस ऑफ़र को चला दीजिए। तो इस आईसीएस होमवर्क ऐप पर पहली चीज़ तो ये 1 ईयर, 1 साल के सारे कोर्सेज़ की जो फ़ी है टोटल, वो है 2999, यानी 3000 रुपये। ठीक है, 2999 फ़ी है सारे कोर्सेज़ की। इसमें आपके टीचिंग के सारे कोर्सेज़ आ जाएंगे। पीजीटी की तैयारी हम नहीं कराते, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, एचटेट, सीटेट, पीटेट, रीट, इन सब की तैयारी होगी। ठीक है, टीचिंग की तैयारी होगी इसमें पुलिस के जितने एग्ज़ाम होंगे कहीं के भी, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, जितने आपने उत्तर भारत के राज्य सुने हैं, दक्षिण की बात नहीं करें क्योंकि वो सुनते भी नहीं होंगे हमें, हम हिंदी भाषी राज्यों की बात करें, वहाँ की सारी पुलिस की तैयारी होगी। इसके अलावा आपकी जो एसएससी की जॉब्स आती हैं या आपकी जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इन सब की तैयारी कराई जाएगी। अब जैसे टीचिंग में DSSB की बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, टीचर्स की वैकेंसी है। टीचर्स की वैकेंसी वैसे भी आएंगी अब, क्योंकि ना ये जो नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं ना, इसमें छोटे से बड़े लेवल तक, पहले जहां 12 साल पढ़ते थे ना, अब 15 साल पढ़ेगा बच्चा, क्योंकि उसको छोटे लेवल पे अब PP 1, 2, 3 हर सरकारी स्कूल में भी खुलेगा। एनटीटी का भविष्य बहुत उज्जवल होगा अब आने वाले 4-5 सालों तक। तो आप ये मान के चलिए कि DSSB में बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है, और जो एलिजिबल है, मैं ये कहूँगी अपना जी जान लगा दो कि इस बार हमें सिलेक्शन लेना है। पढ़ो आप कहीं से,
से, सोशल साइट से पढ़ो, ऐप से पढ़ो, वो आपको अपने आप देखना है, ठीक है। तो ये 1 ईयर की फ़ी हमारी इतनी है जिसमें सब कुछ कवर होगा। इसमें ऑल सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट, स्टेट जीके, हरियाणा जीके, राजस्थान जीके, यूपी जीके, बिहार जीके, एमपी जीके, झारखंड जीके, सब कुछ कराया जाएगा 1 ईयर। जब तक सेंटर्स नहीं ओपन होते, अगर उम्मीद है जून में हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होते हैं 10-15 दिन, जितना भी ये गैप है, इस टाइम पर इसकी क्लासेस स्टूडियो से, जैसे मैं अभी क्लास ये बातचीत कर रही हूँ ना, ऐसे चलेंगी। जैसे ही सेंटर्स ओपन होते हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, सारी क्लासेस जो हम अपने सेंटर्स पे चलाते हैं, आईसीएस की 200 ब्रांचेस हैं पूरे 11 राज्यों में। तो जहाँ जहाँ ये कोर्स जैसे जैसे चलेगा, सोनीपत से चलेगा ये, और ये हर ब्रांच पे जाएगा 11 राज्यों में, तो ये एज इट इज़ आपके ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आप अपने ऐप पर ही सारी क्लासेस देख सकते हैं। जो टाइम टेबल यहाँ सेट होगा एज इट इज़ आपके ऐप पे पहुँच जाएगा। यानी इसमें दोहरी चीज़ें मिल जाएंगी, स्टूडियो की क्लासेस भी, और ये रिकॉर्डेड आपके पास रहेंगी। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो आप उसको खोल के वापस से देख सकते हैं। एक तरह से टीचर आपके फ़ोन में आ जाता है। अब बस पढ़ने वाले बनना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अगर कोई पढ़ने का इच्छुक है तो ये आपका 1 ईयर का पूरा है, जिसमें कि आपकी सारी तरह की क्लासेस हैं, और इसकी फ़ी 50% डिस्काउंट के साथ 2999 है। ये ऑफ़र हम लोगों ने मंडे से दिया था सर ने ना, मंडे, तो आप ये लगा लीजिए 3 दिन का ऑफर था ये, और आज है ट्यूसडे, कल से ये ओपन हुआ था मंडे, आज ट्यूसडे है और कल है वेडनेसडे। तो ये वेडनेसडे कल लास्ट डे रहेगा इसका। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग फिर भी मैसेज करेंगे, देख लेना कि इसका टाइम बढ़ा दो, तो इसीलिए बता रही हूँ कि इसका टाइम पीरियड कल तक है लास्ट। उसके बाद ये फ़ी फिर जैसे पिछली बार बढ़ गई थी ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसके लिए नंबर्स और बता देती हूँ मैं आप लोगों को। आपको कोई भी कॉल करना है, कोई भी जानकारी लेनी है, क्योंकि जब आप इस ऐप को खोलेंगे ना तो इसकी फ़ी आएगी 3199 रुपये, वहाँ पे लिखी हुई। तो उसमें एक कोड आपको भरना पड़ेगा। ये कोड लेने के लिए वैसे तो बहुत सारे हमारे लोग जो हैं यूट्यूब पे भी लिख देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 90 5320 40। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर ना मिले तो 98 1200 96 96। और अगर टेक्निकल कोई भी इशू है तो आप नंबर लिख सकते हैं 7026 215 215। ये हमारे नंबर हैं। इन 3 नंबर्स पे आप कॉल करके कोई भी जानकारी, चाहे टेक्निकल कोई चीज़ है, या आप ऐप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, या आप उसके प्रोसेस में कहीं फंस गए हैं, तो आप इन तीनों नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। पहली प्रेफरेंस में रखना इस पे और इस पे कॉल करना। ये थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहता है, हो सकता है इस पे कॉल उठे ना उठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स पिछले 12 साल से इसी फ़ोन को हमने यूज़ किया है, तो बहुत जगह गया हुआ है ये, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, और बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें फिर से बदलने वाली हैं, फिर से चीज़ें ठीक होने वाली हैं, इसी उम्मीद के साथ कि चीज़ें बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगी, और फिर से आप लोग पढ़ने लिखने की तरफ जा पाएंगे, और फिर से लोग स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, और अपने भविष्य के निर्माण के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ तक जा पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।